अच्छा भाई, तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो डिवाइड है एक्सियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारा है ये हेड है, ठीक है, और ये नेक है, और नीचे एब्डोमेन वाला पूरा चेस्ट वाला एब्डोमेन वाला रीजन है, तो इन सबको मिला के हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बचा? दोनों हाथ बच गए, दोनों लेग्स बच गई, पैर मतलब फुट हो गया, हैंड हो गया, ठीक है। तो ये सारा किस में आ जाता है? ये आता है पेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है भाई। तो अब पढ़ते हैं वन बाय वन। एक्सियल स्केलेटन, देखिए एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ गया? स्कल आ गया। रिब केज का मतलब क्या है कि हमारी जो रिब्स हैं, ठीक है, और स्टर्नम जो सेंट्रल बोन है चेस्ट कैविटी में, इन दोनों को मिला के रिब केज कहते हैं। और वर्टिकल कॉलम मतलब बैक बोन वाला पूरा एरिया, ये सारा क्या किस में आता है? एक्सियल स्केलेटन में। अब इनकी बोन्स हमने पढ़नी है थोड़ी बहुत, उसका ओवरव्यू और नंबर तो हमें एग्जैक्ट याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत बोन का भी हमें आइडिया होना चाहिए, नाम वगैरह। स्कल में, स्कल हम एक्चुअली कहते हैं क्रेनियल मतलब हमारा सर वाला एरिया, ठीक है, हेड वाला एरिया, और फेशियल बोन्स, फेस और हेड वाला एरिया दोनों को मिला के हम स्कल कह रहे होते हैं कलेक्टिवली। तो इसमें जो टोटल 22 बोन्स मौजूद होती हैं, 22 कैसे कि हमारे पास ये पेयर्ड बोन्स हैं, पेयर्ड, ठीक है। जो हेड में अगर देखें पेयर्ड बोन से कौन कौन सी? पैराइटल और टेम्पोरल, ठीक है। और जो अनपेयर्ड है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। थोड़ा सा मैं आपको इसका डायग्राम से बता दूं। पेयर्ड बोन कौन कौन सी थी? पेयर्ड बोन थी पैराइटल, ये आ गई आपकी पैराइटल बोन, ठीक है, ये पैराइटल बोन है। टेम्पोरल जो साइड से बोन होती है हमारे कान के ऊपर, ये टेम्पोरल बोन होती है, टेम्पोरल, ठीक है। ये पेयर्ड है मतलब ये दो दो होंगे, एक साइड पे, एक साइड पे। उसके बाद फ्रंटल, ये भी हेड की बोन है, ये सिंगल है। उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन, ये जो पीछे साइड पे होती है, ठीक है, ये भी सिंगल बोन है। तो आप ऐसे याद रखें, जो आगे वाली साइड पे और पीछे वाली साइड पे दोनों क्या है? सिंगल सिंगल बोन। और जो बीच में दो बोन्स हैं वो क्या है? वो पेयर्ड बोन्स हैं। उसके बाद स्फेनॉइड, इथमॉइड है, ये स्फेनॉइड बोन है ये वाली, ठीक है, ये देखें स्फेनॉइड बोन है। और इथमॉइड बोन है आपके पास, या मार्क की होगी इथमॉइड बोन, यानी इथमॉइड बोन थोड़ा सा ना उसको विजुलाइज करना मुश्किल होता है, तो फिलहाल यही साइड में रखें, यहीं आसपास जो है वो हेड वाली रीजन में इथमॉइड बोन होगी। तो ये हमारी बोन्स हो जाती हैं आपके पास, ये बोन्स हो जाती हैं हमारे पास हेड की, ठीक है। तो टोटल देख लें कितनी हो गई, ये पेयर्ड हैं तो मतलब ये 4 होंगी, और ये 4 हैं तो ये 8 हमारे हेड में बोन्स हो गई। उसके बाद फेशियल बोन्स हैं। फेशियल बोन्स में अनपेयर्ड कौन सी हैं? मैंडिबल है, वोमर है। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ पहले, मैंडिबल कहाँ है, वोमर कहाँ है। ये रहा मैंडिबल, ठीक है, ये मैंडिबल है नीचे, जो हमारी हम जहाँ च्यू करते हैं बोन से। तो ये हमारे पास अनपेयर्ड है, और जो वूमर है वो यहाँ नज़र नहीं आएगी, वूमर इस जगह पर कहीं मौजूद होती है, ठीक है भाई, यहाँ कहीं मौजूद होगी, तो वो मार्क नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास है अनपेयर्ड, ठीक है। और पेयर्ड वाली में कौन सी आ जाएगी? पैलेटाइन आ जाएगी, लक्रीमल आ जाएगी, मैक्सिला, नेजल, इन्फेरियर कॉन्केव और जैगोमेटिक। ये जितनी यहाँ पर मौजूद है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा विजुलाइज करा दूँ। अच्छा भाई, ये लैक्रिमल बोन है जो हमारे आँख के अंदर जो है, आँख के अंदर, आई के अंदर वाली जो बोन लैक्रिमल बोन है। नेज़ल बोन तो आपको वर्ड ही बता रहा है कि नोज़ वाली बोन जो होगी। उसके बाद जाइगोमेटिक, अब थोड़ा मिटा दूँ मैं इसे। अच्छा भाई, उसके बाद जाइगोमेटिक बोन जो है, ये रही जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, ये रही, ये वाली हमारे जो चीक वाले एरिया में बोन है। उसके बाद ये मैक्सिला, ये रही, ये सारी मैक्सिला बोन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और कौन सी हैं? ठीक है भाई, ये वाली तो हमने नहीं करनी, फिलहाल ये पार्ट्स बताए हुए, तो काफ़ी बोन्स इससे विजुलाइज हो जाएंगी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और आपने विजुलाइज करना हो तो आप और की कोई देख सकते हैं। इन्फीरियर कॉन्केव में नज़र नहीं आई, ठीक है, तो और कुछ आप पिक्चर देख सकते हैं, विजुलाइज हो जाएगी। बट अल्टीमेटली हमारी 22 बोन्स आखिर में बन जाती हैं, ठीक है भाई। अब वर्टिबल कॉलम मतलब बैक बोन वाला रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कल, ठीक है, बैक साइड पे जो इसका हमारे सर वाला एरिया, स्कल से पेल्विस तक मतलब हिप बोन तक ये सारा बैक बोन जारी होती है, ये फिर बैक बोन बनाता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिबल कॉलम। अब इसमें कर्वेचर होते हैं, मतलब क्या कि वर्टिबल कॉलम सीधा नहीं होता है, कर्वेचर, ये एक कर्वेचर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे कर्वेचर्स मौजूद होते हैं। जो 4 कर्वेचर होते हैं इसकी वजह से बैक बोन को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर 33 वर्टिब्रीज हैं। कौन कौन सी? सर्वाइकल रीजन में मतलब नेक वाली रीजन में 7 वर्टिब्रीज होती हैं, 7, ठीक है, ऐसे होता है, ये 1 वर्टिब्री, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, ठीक है। तो सर्वाइकल सी से आता है, तो हम वन जो वर्टिब्री 1 होगी सर्वाइकल 1 कह देंगे, 2 वाली को C2, ऐसे ही C7 तक होता है। ये पहली 2 के नाम आपको याद रखने हैं। एटलस C1 को कहते हैं, एक्सिस C2 को कहते हैं, MCQ में काफ़ी आ जाता है। उसके बाद थोरेसिक है, थोरेसिक मतलब कि चेस्ट वाली रीजन में जो बैक साइड पे हमारे जो वर्टिब्रीज मौजूद हैं वो 12 हैं। ये T से रिप्रेजेंट करेंगे, T1 से T12 तक, ठीक है। उसके बाद नंबर एब्डोमिनल एरिया जो पेट वाली रीजन में बैक साइड पे हमारे जो वर्टिब्रीज मौजूद हैं वो 5 नंबर हैं। उसके बाद पेल्विक मतलब हिप एरिया में जो हमारे पास वर्टिब्रीज मौजूद हैं वो हैं, और ये 9 इन नंबर होती हैं, ठीक है। बट ये 9 इन नंबर जो हैं ये फ्यूज़ कर जाती हैं 9 में से कुछ, कैसे? जैसे सैक्रम एक बोन बन जाती है, जो पेल्विक वर्टिब्रीज हैं ये 9 में से
5 जो हैं ये फ्यूज़ कर जाती हैं, फ्यूज़ करके एक बोन बना लेती हैं जिसको कहते हैं सैक्रम बोन। तो 5 ये 4 बची, तो टोटल हम फिर इसको 5 कह रहे होते हैं, 5 वर्टिब्री हैं मगर टोटल 9 होती हैं और 5 जो है फ्यूज़ करके बोन बना लेती हैं। उसके बाद कॉकेक्स है, कॉकेक्स में भी 4 होती हैं, ठीक है, और कॉकेक्स में वो कॉकेक्स बोन बनाती हैं 4 फ्यूज़ करके, ठीक है, 4 फ्यूज़ करके क्या बनाती हैं, कॉकेक्स बोन, इसको टेल बोन भी कहते हैं। यही पेल्विक वर्टिब्री 9 है, 9 में से 5 ने क्या बना दी, सैक्रम, और 4 ने क्या बना दी, कॉकेक्स बोन बना दी। तो ऐसे जो है ये टोटल होती तो 9 है मगर ये फ्यूज़ कर जाती है, ठीक है भाई। तो ये कितनी होगी टोटल अगर काउंट करेंगे आप, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, उसके बाद 5 लंबर और 9 पेल्विक, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगी, ये हो गया 19, ये 24 और ये 33 हो गई। ऊपर कितनी बोन्स थी स्कल में, अब मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, स्कल में 22 थी, स्कल 33 हो गई वर्टिब्री। एंड पे इसको हम कर लेंगे ऐड और टोटल बोन्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई अब आगे रिब केज। रिब केज मैंने आपको बताया था क्या था भाई, स्टर्नम और रिब्स का जो कॉम्बिनेशन रिब केज है, स्टर्नम और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो कि क्या करती हैं, आर्टिकुलेट विद थोरेसिक वर्टिब्री। मतलब क्या कि पीछे तो वर्टिब्री हैं, जैसे बैक बोन बना रहा हूँ मैं, पीछे वर्टिब्री है थोरेसिक 12 हैं, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा। तो ये वर्टिब्री से आगे निकलती हैं रिब्स और आगे की तरफ आके ये जो चेस्ट में सेंट्रल बोन है स्टर्नम, उससे आके आगे की तरफ अटैच हो जाती हैं, ऐसे ये आगे की तरफ आके अटैच हो गई। तो जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं तो 12 ही थोरेसिक वर्टिब्री हैं, तो पीछे से वर्टिब्री से निकलती हैं आगे आके स्टर्नम पे अटैच हो जाती हैं, ठीक है भाई। दोनों साइड पे 12 हैं तो इसलिए पेयर कह रहे हैं, टोटल 24 हो जाएंगे। तो 7 जो है पहली 7 डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। ऐसा होता है ये अगर स्टर्नम चेस्ट की मिड वाली बोन है, 7 जो है डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 है, इनमें 7 के नीचे बना है तो 7 तो डायरेक्टली अटैच हो गए। जो 3 है इनको जो डायरेक्टली अटैच है इसको कहते हैं ट्रू रिब्स। तो 3 है रिमेनिंग, 7 फिर 3 उसके बाद 10 होंगी। तो 3 क्या करती हैं, ये आके डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच तो नहीं हो रही मगर ये जो रिब है इसके साथ आके अटैच हो जाती हैं, ऐसे रिब से आगे कॉमन पॉइंट बन जाता है अटैचमेंट का। तो इनको हम कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है, फॉल्स रिब्स। उसके बाद रिमेनिंग 2 जो बचती हैं उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्यों, क्योंकि वो किसी से अटैच नहीं होती, बिल्कुल ऐसी पड़ी होती हैं, तो वो कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये टोटल रिब्स 12 इन पेयर है, मतलब दोनों तरफ 12 एक स्टर्नम कितना हो गया, ये 25 नंबर हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25 क्या है रिब केज की, ठीक है भाई। अच्छा अब इसका फंक्शन क्या है रिब केज का, कि सेमी वैक्यूम चैम्बर है, मतलब हमारे चेस्ट कैविटी में क्योंकि लंग्स वगैरह मौजूद है, हम इंस्पायर करते हैं, वैक्यूम बनता है, हवा निकलती एयर निकलती आती है, तो सेमी वैक्यूम चैम्बर बन जाता है जिसको चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। उसको सपोर्ट करते हैं सारे स्टर्नम और रिब्स, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन मैंने आपको ऊपर भी हम लिख रहे थे, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है। स्कल में कितनी थी, स्कल में 22 थी, वर्टिब्री कितनी थी 33 और रिब केज कितना है 25, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल, ये 22 33 और एक स्टर्नम है और रिब्स 24, या इनको मिला के 25 कह सकते हैं रिब केज का नाम देके। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपके पास 80 आएगा, 18 नंबर, ठीक है। तो ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद आ जाता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो चीज़ आती है वो आती है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर चेस्ट वाला रीजन, फिर एब्डोमेन वाला रीजन, ये सारा आ जाता है एक्सियल स्केलेटन में। फिर जो हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों लेग्स हैं, फुट हो गया, ठीक है, हैंड हो गए, सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमारे शोल्डर रीजन में डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारी जो बिल्कुल सामने बोन होती है इसको हम कहते हैं क्लेविकल, ब्यूटी बोन भी होती है। क्लेविकल हमारी बैक साइड पे, ठीक है, बिल्कुल बैक साइड पे सबसे ऊपर वाली बोन जो स्कैपुला है, ठीक है, यहाँ पर ये जो दिखा रही है, तो ये दोनों आपस में मिल के क्या बनाते हैं, दोनों आपस में मिल के गर्डल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। गर्डल, इन दोनों के बोन के मीट होने को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल होता है स्कैपुला और क्लेविकल, ये दोनों मिलके बना रहे होते हैं। और जो हमारे फोर लिम्ब है, मतलब हमारे जो हाथ वाला रीजन है पूरा, जो बाजू है, ठीक है, उसमें क्या सबसे ऊपर बोन कौन सी होती है, चलिए बोन्स में आपको सबसे पहले दिखा दूँ, फिर हम इसको पढ़ते जाएंगे आगे। मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले था स्कैपुला और ये आ गया क्लेविकल, ठीक है। तो इन दोनों मिल के बनाए थे पेक्टोरल गर्डल। उसके बाद जो हाथ वाली बोन है, सबसे ऊपर आर्म वाली बोन है, इसको हम कहते हैं अपर आर्म में जो आ रही है ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस कहलाती है। उसके बाद ह्यूमरस यहाँ आ गई और ह्यूमरस से आके यहाँ फोर आर्म में अब जो बोन्स हैं कौन कौन सी, ये आ गई आपके पास अल्ना और दूसरी तरफ रेडियस, ठीक है। रेडियस हमेशा थंब की तरफ जो होती है, थंब की तरफ रेडियस होती है और लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना होती है, ठीक है भाई। तो ये दो बोन्स हो गए हमारे पास फोर आर्म में। उसके बाद रिस्ट में हमारे पास कार्पल बोन्स आती हैं, 8 होती हैं, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पल आ जाती हैं आगे, ठीक है, मेटाकार्पल आगे आ जाती हैं। और जो हमारी उंगलियों पे,
ठीक है। हमारा अगर हैंड यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, देखें ये तो आ गई कार्पल से, आपको कार्पल नज़र भी आ गई। उसके बाद हमारा ये आता है हैंड वाल रीजन और ये आ गई थी फिंगर्स। तो हैंड वाल रीजन में 5 मेटाकार्पल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये हैंड वाल रीजन है, ठीक है, यहाँ पर 5 मेटाकार्पल्स मौजूद होती हैं और उंगलियों में, हर उंगली में जो हमारे डिजिट्स हैं जैसे, ठीक है, तो 3 फ्लेंजिस होते हैं। फ्लेंजिस एक बोन है, ठीक है, हर डिजिट में 3 होती है, बट थंब में 2 होती है, 2 फ्लेंजिस, ठीक है। तो आप जैसे अब उंगली में अगर देखें तो 3 आपकी उंगली में डिजिट्स बन रहे होते हैं, ठीक है, तो वो 3 फ्लेंजिस की वजह से, और आपका जो थंब है उसमें 2 हैं, तो 2 फ्लेंजिस मौजूद होती हैं। तो टोटल ऐसे कितनी हो गई, 4 उंगलियां हैं, 4 3 12, और 2 थंब में तो कितने हो गए, 14 फ्लेंजिस मौजूद होती हैं। अच्छा भाई, फोर लिम है। फोर लिम में सबसे ऊपर है पहले ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है थोड़ा जॉइंट्स का भी यहाँ पर हम देखते जाते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है किसके साथ, स्कैपुला के साथ। ह्यूमरस हमारे कहाँ मौजूद थी, अपर आर्म में, और स्कैपुला हमारी बैक साइड पे जो सबसे ऊपर वाली बोन है, वो दोनों आपस में ज्वाइन होती हैं। ज्वाइन होके ऐसा होता है, अगर ये स्कैपुला है, बहुत ख़राब डायग्राम बन गई। अच्छा, ये ह्यूमरस है, ठीक है। तो ये ह्यूमरस स्कैपुला के अंदर एक जगह मौजूद होती है जहाँ ह्यूमरस जाके मतलब जॉइंट बना ले, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, और ऐसा जॉइंट होता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। भाई ह्यूमरस जो है ये एक और तरह का जॉइंट बनाती है, जॉइंट को अलग से भी पढ़ेंगे। हिंज जॉइंट बनाती है रेडियस और अल्ना के साथ। रेडियस और अल्ना हमारे फोर आर्म की बोन्स जो अभी हमने देखी, ठीक है। तो ह्यूमरस उनके साथ ऊपर से तो मिल रही है किसके साथ, स्कैपुला, और ह्यूमरस नीचे की तरफ मिल रही है रेडियस और अल्ना, और हिंज जॉइंट बना रही है। हिंज जॉइंट ऐसा होता है जैसे हमारा दरवाज़ा है कि हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रेडियस और अल्ना है। रेडियस और अल्ना जो है ये तो हमारे फोर आर्म की बोन है, तो ये ऊपर की तरफ तो हमने पढ़ लिया, ह्यूमरस के साथ बना रही है जॉइंट। नीचे की तरफ भी जॉइंट बनाएगी, नीचे की तरफ फिर आ जाती है यहाँ पर रिस्ट में आती है कार्पल्स, ठीक है, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा है। और कार्पल के साथ एक जॉइंट बनाती है, इसको मल्टी स्टेज या कॉन्डाइलाइट जॉइंट कहते हैं। ये ऐसा जॉइंट होता है, ये ऑल्दो होता तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट थोड़ा सा अलग है, मगर इसमें ये क्वालिटी होती है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है। उसके बाद कार्पल्स हैं, थोड़ा सा हमने जॉइंट को ओवरव्यू देखा है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल बोन्स को देख रहे हैं डिटेल में। कार्पल्स 80 नंबर होती हैं जो रिस्ट बनाती हैं, जो मैं आप बता चुका हूँ। मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, ये पाम ऑफ हैंड बना रही हैं, ये 5 नंबर है। उसके बाद फ्लेंजिस हैं। फ्लेंजिस 5 रो का मतलब यही है कि 5 उंगलियाँ, ठीक है, एक थंब और 4 उंगलियाँ, और 14 फ्लेंजिस होती हैं, 4 उंगलियों में 3 और एक जो हमारा थंब है उसमें 2, तो टोटल 14 हो जाती है। तो अगर टोटल इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है, कैलकुलेट नीचे किया होगा, हाँ वहीं देख लेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल हमारे पास होता है, जो हमारी हिप बोन है ये बनाती है पेल्विक गर्डल, हिप बोन, ठीक है। अब हिप बोन का मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ, डायग्राम भी दिखा देता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। हिप बोन जो है हाइंड लिम्ब मतलब हमारे लेग्स वाले एरिया को वर्टिकल कॉलम मतलब बैक बोन से कनेक्ट कर रही है। लेग वाले एरिया को बैक बोन से कनेक्ट करती है कौन, हिप बोन। जैसे ये देखें वर्टिकल कॉलम है, इसमें वर्टिब्रीज है, जो मैंने छोटी छोटी बनाई हुई है वर्टिब्रीज है, और ये पूरी हिप बोन है, ठीक है। पेल्विक बोन कह लें, हिप बोन कह लें, एक ही बात है। और हिप बोन से इस तरफ से वर्टिब्री अटैच हो गई, आपने देख लिया, तो नीचे की तरफ से फीमर अटैच होती है। तो अब हम डायग्राम से देख लेते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बताया है बस, अभी डायग्राम से ही आगे भी हिप बोन, जो मैं अभी ऐसा वो चीज़ें मिटा देता हूँ आपको नहीं करनी। अच्छा, फिर अभी ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये है हमारे पास हिप बोन। हिप बोन के 3, हिप बोन फर्दर 3 बोन से मिलकर बनी होती है, तो इसको कहते हैं एक ही बोन है मगर इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। कौन सी, ये इलियम, ये जो बड़ा पार्ट है सारा ये इलियम बोन होती है। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला ये ईशियम बोन होती है, और ये प्यूबिस होती है, ये प्यूबिक बोन होती है, ये वाली, ये दोनों तरफ 2 हिप बोन है। एक तरफ एक हिप बोन है, एक तरफ एक हिप बोन है, और हर हिप बोन 3 आगे फर्दर बोन से बनी हुई है, ठीक है। और दोनों हिप बोन फिर आगे मिल जाती हैं। देखिए इनके जो प्यूबिक पार्ट हैं, ये प्यूबिक पार्ट है, ये वाला जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, और ये वाला प्यूबिक पार्ट है दूसरी बोन को मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों यहाँ पर आके ज्वाइन हुए हैं। तो जहाँ ज्वाइन होते हैं इसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये फिब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि फिब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट हिप बोन पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा, तो वो ये है। अच्छा भाई, उसके बाद हिप बोन के ऊपर यहाँ पर बेस ऑफ सैक्रम, ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि ये मैं मिटा दूँ। ये जो बेस ऑफ सैक्रम है, इसका मतलब ये है कि जो सैक्रम बोन है हमारी, जो पेल्विक वर्टिब्री से मिलकर बनती है, जो 5 पेल्विक वर्टिब्री हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है, 5 पेल्विक वर्टिब्री मिलकर सैक्रम बोन बना देते हैं। तो सैक्रम बोन जो है वो आके यहाँ हिप बोन के इस तरफ अटैच हो रही है, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया कि छोटी छोटी वर्टिब्री से अटैच है, वो वर्टिब्री है एक्चुअली पेल्विक बोन वर्टिब्री से ही बनी है सैक्रम बोन। और इस तरफ से फीमर जो थाई की बोन है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी है, वो इस तरफ अटैच है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो पेल्विक गर्डल मैंने बताया, जो हिप बोन है इसको कॉक्सियल बोन भी कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं, पेल्विक बोन भी कहते हैं, ठीक है। इलियम, ईशियम, प्यूबिस 3 से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके बाद हाइंड लिम्ब का मतलब वही हमारी लेग्स वाली रीजन। तो सबसे ऊपर जो बोन है वो होती है
फीमर। अब इसकी भी मैं पूरी सारी बोन्स के आपको डायग्राम दिखा दूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रही डायग्राम। अच्छा, तो फीमर है सबसे ऊपर, जो थाई में बोन है फीमर है। उसके बाद हमारे पास नी के ऊपर जो बोन है जिसको नी कैप कहते हैं, उसको कहते हैं पटेला कह लें, नी कैप, ठीक है। उसके बाद टिबिया होती है हमारी लेग में, टिबिया, और दूसरी तरफ फिबुला, ठीक है, टिबिया और फिबुला। और टार्सल बोन्स होती हैं हमारे एंकल पे, 7 इन नंबर होती हैं। उसके बाद मेटा टार्सल होती हैं, मेंशन नहीं है, मेटा टार्सल, ठीक है, ये 5 इन नंबर होती हैं, बिल्कुल वैसे ही हैंड में कार्पल थे, इस पे 8 थे वो, मगर टार्सल 7 हैं, बाकी नंबर सेम है। फिर हमारे पाम वाले रीजन में क्या था, हमारे पाम वाले रीजन में 5 मेटाकार्पल्स थी, और जो पैर में सोल वाले रीजन में 5 मेटाटार्सल होती हैं। उसके बाद फ्लेंजिस, वही 14 फ्लेंजिस यहाँ मौजूद होती हैं जो पैर के उंगलियों में होती हैं, ठीक है। तो ये डिवीज़न है बोन्स का। और अब हम देखते हैं यहाँ पर फीमर है। फीमर जो है हिप जॉइंट से अटैच होती है और हिप बोन के साथ अटैच होती है, ठीक है, हिप जॉइंट बनाती है। और हिप जॉइंट क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और ये ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ नी जॉइंट से, ठीक है, नी की तरफ जाती है। नी जॉइंट से टिबिया और फिबुला के साथ अटैच होती है, वहाँ जॉइंट बनाती है। उस पर टिबिया फिबुला जो हमारी लेग में है, ये जॉइंट्स किसके साथ बनाते हैं, टार्सल के साथ। टार्सल जो हमारे एंकल वाली रीजन में है। उसके बाद टार्सल हैं, टार्सल कितने, 7 हैं। ये किससे जॉइन होते हैं, आगे मेटाटार्सल सोल वाली रीजन में। जो मेटाटार्सल 5 हैं, ये आगे अटैच होते हैं फ्लेंजिस से, ठीक है। आगे से आगे जितनी बोन्स आती जा रही हैं पिछली से अटैच है फ्लेंजिस हैं। वही 5 रॉ में हमारे जो पैर की जो बड़े पैर का अंगूठा है उसमें 2 होंगी, और बाकी सारे उंगलियों में 3 होंगी। तो ऐसे वही जो जैसे हाथ की अरेंजमेंट थी 14 बन जाएंगी। तो पेक्टोरल गैडल में अब हम बोन्स को कैलकुलेट कर लें। स्कैपुला और क्लेविकल थे, 2 बोन्स हो गई। उसके बाद ह्यूमरस थी एक रेडियस थी, ठीक है, एक अल्ना थी, ठीक है, ये 3 हो गई। मैंने नीचे नंबर लिखे हुए, ऊपर जो है उसके उनके अल्फ़ाबेट से उनको रिप्रेजेंट किया है। कार्पल थी 8, ठीक है, मेटाकार्पल थी 5, और फ्लेंजिस थी 14। सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 30, और 2 स्कैपुला और क्लेविकल मिलकर 32। ये एक तरफ है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 64 बन जाएगा, ठीक है। ये तो है पेक्टोरल गैडल। अब पेल्विक गैडल लेग वाले रीजन है, एक हिप बोन आ गई, हिप बोन के बाद एक फीमर है, ठीक है, एक टिबिया, एक फिबुला। उसके बाद टार्सल जो है वो 7 है, मेटाटार्सल 5 है, फ्लेंजिस 14 है, और पटेला जो नी कैप है, ठीक है, वो 1 है। इन सबको ऐड करेंगे 31 बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों तरफ के लिए 62 बन गया। उसके बाद अब 62 और 64 के ऐड करें तो 126 बोन्स हो गई। और हमने एक्सियल स्केलेटन में पढ़ा है कि 80 बोन्स हैं, और 126 जो है पेंटिकुलर में हो गई, तो टोटल 206 बोन्स हो गए, ठीक है। ये तो हमारे बोन्स की कहानी ख़त्म हुई। अब जॉइंट को देखते हैं। जॉइंट क्या होता है, जहाँ बोन्स मीट करती हैं, 2 बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं, उसको जॉइंट कहते हैं, ठीक है। जॉइंट क्यों होता है, ताकि मोटिलिटी हो, ताकि आप मूव कर सकें। जैसे आप हाथ को एल्बो जॉइंट मूव करते हैं, नी जॉइंट मूव करते हैं, तो जॉइंट इसलिए है ताकि बंदा मूव कर सके। उसके बाद जॉइंट का दूसरा फंक्शन क्या है कि पूरे स्केलेटन को, हमारे पूरे ढांचे को एक साथ टुगेदर जोड़ के रखता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, कैसे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे स्कल जॉइंट है, हमारे स्कल में जो सर वाला रीजन है उसमें जॉइंट्स मौजूद है, मगर इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जैसे वर्टिब्रल जॉइंट्स, जैसे हम रुकू में जाते हैं, ठीक है, तो थोड़े से जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं वो थोड़े से मूव कर सकते हैं, तो स्लाइटली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये होते हैं। अच्छा भाई, अब और फर्दर और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, इनका दूसरा नाम होता है फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट में फिब्रस वर्ड बता रहा है, फिब्रस होता है धागानुमा स्ट्रक्चर। तो 2 बोन्स हैं, अगर ये एक बोन है और ये दूसरी, चले बोन कैसे, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, आपस में धागेनुमा स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, जैसे स्कल बोन्स हैं, और ये मूवमेंट अलाउ नहीं करती। तो जॉइंट क्या है, शॉर्ट फाइबर से, छोटे जो धागेनुमा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे स्कल जॉइंट है जो हमारे सर में, या टीथ जो है हमारे दांत जो जॉस में फिक्स हुए हैं, ये भी फिब्रस जॉइंट से। दूसरी तरह का जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये लिटिल मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेज होगा। कार्टिलेज की टाइप्स हमने पढ़ी है, हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज, ये 2 तरह के इसमें होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज नहीं पढ़े होते इसमें। ये कहाँ होता है कि बिटवीन ग्रोथ बोन्स, ये ऐसे होता है कि 2 बोन्स जब आर्टिकुलेट करती हैं तो इनके कोनों पे क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज। हम कार्टिलेज का जो टॉपिक पढ़ा, अच्छी तरह पढ़ा है तब हमने। उसके बाद फिब्रस जॉइंट्स कहाँ होते हैं, ये वर्टिब्री के बीच में मौजूद होते हैं। वर्टिब्री का मतलब क्या कि वर्टिब्री जैसे हम रुकू में जाते हैं, ठीक है, वर्टिब्री आपस में ज्वाइन होती हैं, ठीक है, वर्टिब्री हैं, तो इनके बीच में जॉइंट्स होंगे, ये कौन से होंगे, फिब्रस जॉइंट्स होंगे। जैसे हम रुकू में जाते हैं नीचे की तरफ झुक रहे हैं, ऐसे ही पीछे की तरफ भी झुक सकते हैं, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ हो जाती है। तो बिटवीन वर्टिब्री ये जो है ये जॉइंट्स मौजूद हैं। और दूसरा क्या है कि हिप बोन की जहाँ मीट करती है पेल्विस बोन, जहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस बन रहा था, डायग्राम में मैंने बताया था कि दोनों ये वाला रीजन प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ दोनों हिप बोन के पेल्विस रीजन ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको जैसे बताया फिब्रस जॉइंट से मैंने यहाँ बता के गया था पहले, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट मेन है जो कि मूवमेंट को अलाउ करता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्राम से ही दिखा देता हूँ।
ये इसकी डायग्राम है। देखिए ये एक बोन है, जॉइंट कब भी जब बनेगा तब दो बोन्स होंगी, आर्टिकुलेट करी होंगी, तो दूसरी बोन है, ठीक है। इनके एंड पे क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब क्या है कि इनके कोनों पे कार्टिलेज मौजूद होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो, एक चीज़ ये होगी। उसके बाद ये जॉइंट का भी स्ट्रक्चर ये है कि सबसे बाहर होता है आर्टिकुलर कैप्सूल, ये पूरा ये कैप्सूल है, ठीक है, जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कैप्सूल है पूरा। उसके अंदर होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो मैं मार्क करूँगा साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये पूरी साइनोवियल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ। उसके अंदर ये है साइनोवियल कैविटी, इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन ने साइनोवियल फ्लूइड छोड़ा हुआ होता है, साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेशन, जॉइंट है, जॉइंट को मूवमेंट होनी है यहाँ पर, तो यहाँ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ही मेंशन है जॉइंट कैविटी जिसका नाम है साइनोवियल कैविटी, और यहाँ साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है। और किसने वो रिलीज़ किया है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है साइनोवियल जॉइंट्स के। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं, मगर बेसिक स्ट्रक्चर ये है। मैंने डायग्राम से भी बताया हुआ है कि अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, बाहर साइनोवियल कैप्सूल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, और ये कार्टिलेज है कोनों पे, और ये एक लिगामेंट है जो कैप्सूल है, ठीक है, साइनोवियल कैप्सूल ये वाला। इसके अंदर इसके पार्ट ये एक जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है, बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब इसके टाइप्स क्या होते हैं। एक तो हिंज जॉइंट होता है, जैसे हमारा एल्बो है, नी जॉइंट है, जैसे मूव करते हैं, एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर लिया, बाइसेप जिम में लगा रहे हैं, बाइसेप लगा रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, हाथ नीचे लेके जा रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो दो डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है। नी जॉइंट एल्बो जॉइंट दोनों इसी की एग्जांपल है। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हर तरफ 360 मूवमेंट अलाउ कर रहा होता है, मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शन, जैसे हम आप शोल्डर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। हिप जॉइंट है, ये भी बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल है। उसके बाद पिवट जॉइंट है। पिवट जॉइंट में क्या होता है कि रोटेटरी मूवमेंट होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में चाबी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करें, उसके बाद ये आप दूसरी एग्जांपल ये है, आप दरवाज़ा खोलने के लिए उसका जो दरवाजे का हैंडल है उसको घुमा रहे हैं, तो ये रोटेटरी मूवमेंट है, ठीक है। ये रोटेटरी मूवमेंट सिंगल एक्सिस में होती है, ये पिवट जॉइंट की मदद से होती है। ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है कि ये अल्ना और रेडियस, जो हमारी फोर आर्म की बोन्स हैं जो हमने डायग्राम में देखी, उसके बीच का जो जॉइंट है, उन दोनों का जो आपस में जॉइंट जोड़ा हुआ है, वो ये होता है पिवट जॉइंट। उसके बाद दूसरा एटलस व एक्सिस, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री हैं C1 और C2, इन दोनों के बीच में भी होता है। क्यों? क्योंकि हम सर्वाइकल रीजन, नेक वाला रीजन है, हम नेक को मूव करते हैं, हम नेक को मूव कर सकते हैं राइट लेफ्ट पे, तो ये रोटेटरी मूवमेंट आप वहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी जॉइंट मौजूद है। अंडर द स्कल होते हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रा, ताकि वो हेड को हम साइड बाय साइड मूव कर सकें, ठीक है भाई। फिर एक और इसी कैटेगरी कॉन्डाइलॉइड, ये होता है मॉडिफाइड जॉइंट है तो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में, मगर बॉल एंड सॉकेट की तरह बहुत ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जैसे रेडियो कार्पल जॉइंट, मतलब जो हमारी फोर आर्म की रेडियस बोन है और हमारे रिस्ट की कार्पल बोन है, इन दोनों के बीच में जॉइंट जो है वर्टिब्रल कॉलम के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट, सॉरी ग्लाइडिंग जॉइंट है हमारे पास। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है कि ग्लाइडिंग जॉइंट ऐसा जॉइंट है, अगर ये दो बोन्स है ना, दो बोन्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करना, एक दूसरे के ऊपर मूव करना, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट का काम है। ये कौन कौन से जॉइंट कर सकते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम का जॉइंट है। जैसे मिसाल के तौर पर आप रुकू में जाते हैं, ठीक है, और आप रुकू में जा रहे हैं तो आगे की तरफ झुक रहे हैं, ऐसे ही आप पीछे की तरफ भी थोड़ा मूव हो सकते हैं। तो क्या होती है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारी वर्टिब्रीज हैं, वो ये अगर दो वर्टिब्री बनाओ तो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत मूव कर जाती हैं, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट की मदद से होता है, थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ हो जाती है। ऐसे ही रिस्ट जॉइंट भी इसी के एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है भाई। अच्छा रिस्ट जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा, रिस्ट जॉइंट में भी जो कार्पल्स के अंदर जॉइंट है, इंटर कार्पल जॉइंट जो है, जो कार्पल्स हमारे 8 थे, उनके अंदर जो जॉइंट्स हैं आपस में, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन में जो हम मसले आए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कुछ जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं जिसकी हमारा जो स्केलेटन है वो ख़राब हो सकता है। जैसे क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि हमारा अब माउथ में आप ज़ुबान ऊपर की तरफ लगाएं अपनी, तो जितना भी हार्ड स्ट्रक्चर है वो पैलेट है, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर पीछे की तरफ खत्म हो जाता है, तो वहाँ से सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट हो जाता है। तो ये अगर आपका माउथ है, यहाँ तक हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट, ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट तो मसल से बना है, हार्ड पैलेट जो है बोन्स वगैरह से बना होता है। तो जो पैलेटाइन प्रोसेस है, मैक्सिला जो हमारी बोन है फेस वाले रीजन में, हमने डायग्राम में देख चुके हैं पिछली वीडियो में। तो मैक्सिला जो बोन है, इसका एक प्रोसेस होता है, इसका पार्ट होता है पैलेटाइन प्रोसेस, ठीक है। और जो पैलेट है, ठीक है, पैलेट जो आपका ऊपर स्ट्रक्चर है, आपका जो हार्ड स्ट्रक्चर है आपके माउथ में, जुबान ऊपर लगाएं, तो ये दोनों जो हैं तो आपस में फ्यूज़ नहीं करते। नॉर्मली इनको फ्यूज़ करना चाहिए, आपस में अगर फ्यूज़ ना करें तो इसमें क्या होता है, हमारे जो ओरल कैविटी जो हम खाना खाते हैं और नेज़ल कैविटी, आपके नीचे देखें ओरल कैविटी है, ऊपर की तरफ नाक है, नेज़ल कैविटी, इन दोनों को सेपरेट किसने किया हुआ है, ये जगह समझे, ऊपर नेज़ल कैविटी है, ये नीचे ओरल कैविटी, इन दोनों को सेपरेट पैलेट ने किया हुआ है। जो ऊपर आपका हार्ड स्ट्रक्चर है, जुबान ऊपर लगाएं तो पैलेट है, उससे ऊपर नेज़ल कैविटी है सारी, और उससे नीचे ओरल कैविटी है। तो अगर इसको मैं हटा दूँ,
पैलेट को मैंने हटा दिया, तो ओरल कैविटी नेजल कैविटी का कनेक्शन बन गया, तो आप खाना खा रहे हो नेजल कैविटी में भी जा सकता है। तो परसिस्टेंट ओपनिंग हो जाती है ओरल कैविटी नेजल कैविटी में, तो इंटर जब सकलिंग करते हैं खाना वारा खाते हैं तो बड़ा मसला होता है इसमें, ठीक है, ये जेनेटिक कॉज है। उसके बाद एस्पायरेशन नमूनिया, एस्पायरेशन नमूनिया क्या है कि फूड चला जाए लंग्स में, लंग्स में फूड नहीं, लंग्स में हवा जाती है, अगर फूड जो है लंग्स में चला जाए, इनहेल हो जाए, तो एस्पायरेशन नमूनिया उससे हो सकता है। अच्छा भाई, उसके बाद एक और टर्म है जिसको माइक्रोसेफेली कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है, तो ये इसी से निकला है। माइक्रोसेफेली स्मॉल साइज स्कल होता है, जब स्कल स्मॉल साइज होगा ज़ाहिर स्कल के अंदर ब्रेन है, वो ब्रेन का भी साइज़ कम होगा, ठीक है। उसके बाद आर्थराइटिस एक डिजीज़, आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी डिजीज़ में, और डी जनरेटिव डिजीज़ मतलब इसमें तोड़ फोड़ वाली डिजीज़ होगी। किसकी तोड़ फोड़ और किसकी सूजन होगी, जॉइंट्स की, ठीक है, जॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े। अब इसकी आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो मेन जो कॉमन टाइप्स है सबसे, वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो का वर्ड यूज़ होता है बोन के लिए, आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन। तो बोन्स आपस में, जो बोन्स हैं, बोन्स मिलकर जॉइंट्स बनाती हैं, तो उनमें आपस में उनकी जो जॉइंट की जगह इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन होगी ज़ाहिर है, तो क्या होगा, जॉइंट्स का फंक्शन क्या है, मूव करना, ठीक है, तो वो हम सही तरह मूव नहीं कर पाएंगे, पेन हो रहा होगा। और कौन सी टाइप इसकी होती हैं, रिमाटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमने साइनोवियल जॉइंट के ऊपर स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन थी, तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ वगैरह, इम्यून जो सेल्स हैं वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनाना शुरू कर देता है, तो ज़ाहिर है साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी, इसको कहते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद एनकाइलोजिंग और स्पॉन्डिलोसिस, ये अगर बैक बोन में आर्थराइटिस हो जाए तो इसके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद गॉइटर, सॉरी गॉइटर गाउट है ये, ठीक है, गाउट, ठीक है, गाउट। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, मतलब यूरिक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में जॉइंट के अंदर जमा हो जाता है, गाउट। बस इतना भी आपको बात पता हो तो आपका एमसीक्यू यही डायरेक्ट ये आ सकता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट में जमा होता है, तो इस टर्म को क्या कहते हैं, तो गाउट कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब हार्मोनल कॉजेज, तो सारे जेनेटिक पढ़े। हार्मोनल कॉजेज में क्या आ सकता है, हार्मोनल कॉजेज में हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब है बोन, और प्रोसेस का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं, जब डिजीज़ पूरी हम पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रोसेस का मतलब क्या है, ठीक है। इसमें क्या होती है, बोन इज ऑप्शन होती है, बोन इज ऑप्शन मतलब बोन क्या होगी, टूटेगी, और इसके अंदर बोन्स के अंदर मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, हमने बोन्स में डिटेल में पढ़ा है। तो मिनरल्स जब डिपॉजिट होते हैं बोन के अंदर, बोन टूटेगी तो मिनरल्स क्या होंगे, निकल जाएंगे, और बोन का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा मिनरल्स निकल गए। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, जब वुमेन की एज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वुमेन में देखें, वुमेन में दो होते हैं, दो टाइम्स मीनार की वो टाइम जब वुमेन हो 10, 11, 12, 13 साल की, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, जब पुबर्टी अचीव करे। और मीनोपॉज ऐसा टाइम होता है कि ये 40 के बाद किसी भी टाइम हो सकता है कि वुमेन में जो वीकली साइकिल है वो ख़त्म हो जाए और हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाए। तो हार्मोनल चेंजेस आएंगे मीनोपॉज के बाद, तो ज़ाहिर है हार्मोन, एक एस्ट्रोजन भी हार्मोन है, वो उसका भी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। उसका लेवल भी कम होगा तो एस्ट्रोजन का एक फंक्शन होता है जो बोन के सेल ऑस्टोब्लास्ट और ऑस्टोसाइट को इसको स्टिमुलेट करना और बोन की रिमॉडलिंग करते रहना, बोन को मतलब चेंज करते रहना, उसके टूट फूट जो है उसको सारा मेंटेन करते रहना। तो एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो फंक्शन नहीं परफॉर्म हो पाएगा, और बोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना, रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ये रीज़न भी हो सकता है। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, तो ये भी रीज़न हो सकता है, या बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, ये डाइट में कम हो तब भी हो सकता है। और स्मोकिंग भी कॉज हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग ऑस्ट्रोब्लास्ट जो है, ऑस्ट्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो हमने बोन में पढ़ा है, बाद में जाके ऑस्ट्रोसाइट में बोन के मेच्योर सेल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं और बोन को बनाते हैं। तो ये ऑस्ट्रोब्लास्ट का फंक्शन स्मोकिंग में कम हो जाता है, तब भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसी थेरेपी होती है जिसमें एस्ट्रोजन जो है वो दे रहे होते हैं, तो ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है जिसको ऑस्ट्रोमेलेशिया कहते हैं, ठीक है। अब दो टर्म्स हैं, एक है रिकेट्स, दूसरी है ऑस्ट्रियोमेलेशिया। रिकेट्स होगा बच्चों में, ठीक है, ऑस्ट्रोमेलेशिया होगा एडल्ट में, ठीक है। तो अब दोनों में काम एक ही होगा, दोनों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। जब बड़ों में हो जाएगी तो ऑस्ट्रोमेलेशिया कहलाएंगे, और जो बच्चों में हो जाएगी तो रिकेट्स कहलाएंगे। अब देख लेते हैं विटामिन डी क्या है, बोन को विटामिन डी का असल काम क्या है कि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के बाद, ये अगर बोन है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन में डिपॉजिट कर देता है, बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम भी कम डिपॉजिट होगा, जब कैल्शियम भी कम डिपॉजिट होगा तो बोन्स क्या हो जाएंगी, हार्ड नहीं हो पाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि आगे में रीज़न भी मेंशन है, बोन के बाद इनएडिक्वेट मिनरल्स आ रहे हैं, मेनली कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फेट भी होता है बट मेनली कैल्शियम होता है, और कैल्शियम सॉल्ट जो है डिपॉजिट नहीं हो पा रहे, इसकी वजह से बोन वीक हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। और ज़ाहिर है बोन जब वीक होंगी तो जब बोन्स के ऊपर वेट पड़ेगा तो क्या होगा,
डिफॉर्म हो जाएगा, बोन्स डिफॉर्म हो जाएंगे। ये मेंशन है वेट बेरिंग बोन्स, जहाँ वेट ज़्यादा पड़ता है, जैसे लेग्स की बोन हम चलते हैं, पेल्विस हिप बोन पे ज़्यादा वेट पड़ता है तो डिफॉर्म हो जाती है, बैंड हो जाती है। सिम्टम्स क्या हैं, जब भी हम चलेंगे वो या कोई भी ऐसी बोन जिस पे वेट आ रहा है तो वो उस पर पेन हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद रिकेट्स है, रिकेट्स में भी यही चीज़ है, बस बच्चों में हो रहा है। चिल्ड्रन है, बोर्ड लेग्स हो जाती हैं और डिफॉर्म पेल्विस, वही ज़ाहिर है बोन्स वीक हैं तो लेग्स क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, बोर्ड हो जाएंगी, मुड़ने को बोर्ड कहते हैं। और पेल्विस की बोन भी डिफॉर्म हो जाएगी, मुड़ जाएगी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की क्या है, कमी है। वही बात है, विटामिन डी कम है तो कैल्शियम कम डिपॉजिट होगा, वही बात है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है कि मिल्क के अंदर फोर्टिफाइड मिल्क देते हैं विटामिन डी, जिसमें मिल्क में हो। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट है, तो सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगली डिजीज है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस क्या है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, मतलब तोड़ फोड़ होना शुरू होती है, किसमें, वर्टिब्री में, हमारे बैकबोन में वर्टिब्री में जो मौजूद है वहाँ पर। जिसकी वजह से क्या होता है, वर्टिब्री के बीच में स्पेस कम हो जाता है और नर्व्स कंप्रेस होती हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये वर्टिब्रीज हैं, इनके बीच में से नर्व्स निकलती हैं जो हमारे डिफरेंट रीजन को, हमारे आर्म्स को, हमारे डिफरेंट रीजन को सप्लाई करी होती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर ये दोनों वर्टिब्री का स्पेस क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर मैं ये दोनों वर्टिब्री दोबारा बना दूँ, ये ऐसे आ जाए, तो इसके बीच में नर्व से वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। जब नर्व कंप्रेस होगी तो जिस रीजन को भी सप्लाई करेगी वहाँ पेन होगा, वहाँ टिंगलिंग होगी, वहाँ दायरे सही सप्लाई नहीं हो पाएगी तो नमनेस, सुनपना होगा, तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगला है शैटिका। शैटिका क्या होता है, शैटिका एक नर्व होती है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। ये नर्व है हमारी जो बैक ऑफ थाई से, ये बैक ऑफ थाई से पूरी जो बनी हुई है, ये बैक ऑफ थाई से जाती है और यहाँ एंड हो जाती है, ठीक है, नी जॉइंट के रीजन में। नीचे इसके ब्रांचेस जाती हैं डिफरेंट, वो नीचे लेग में जाती हैं और नीचे फुट में भी जा रही होती हैं। तो ये जो बैक ऑफ थाई से, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये लंबो सैक्रल, मतलब लंबर और सैक्रल रीजन से स्टार्ट हुई और ये नीचे बैक ऑफ थाई से नीचे जा रही है हमारे पूरे लेग में। तो ये शैटिका ऐसी बीमारी है, वर्ड ही बता रहा है कि ये शैटिक नर्व का कोई डैमेज हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रही है, इंजरी हो रही है शैटिक नर्व की। तो इसमें जहाँ जहाँ नर्व जा रही है वहाँ हमें वही फीलिंग होगी, जो नर्व टिंगलिंग होगी, पेन होगा, ठीक है। यूजुअली ज़्यादा पेन हो रहा होता है इसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें फील हो रही होंगी, तो ये शैटिका कहलाता है। उसके बाद लास्ट जो है वो डिस्क स्लिप। अब होता ये है कि हमारे वर्टिब्रीज हैं, अगर ये वर्टिब्रीज में बना रहा हूँ तो इनके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क मौजूद होती है। इंटरवर्टिबल डिस्क इन दोनों को, वर्टिब्रीज को ज्वाइन करने में काम देती है और शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करती है। जैसे हम रनिंग करते हैं, बहुत से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं तो शॉक अब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती है। अब इंटरवर्टिबल डिस्क का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है कि इसके अंदर होता है एनुलस और बाहर वाले रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अंदर वाले रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, और बाहर वाला रीजन जो होता है एनुलस होता है, ठीक है। ये अंदर वाला है न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है, ठीक है, और ये बाहर वाला हो गया आपके पास एनुलस। तो ये जो अंदर मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर है इंटरवर्टिबल डिस्क, इसको मैंने यहाँ जूम करके बनाया। तो ये अगर ये डैमेज हो जाए, मिसाल के तौर पर ये हो गई डैमेज, ये मैं मिटा देता हूँ तो मतलब ये शो कर डैमेज है। तो डैमेज हुआ तो न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियस पल्पोसिस जेली लाइक मटीरियल है, बाहर निकलेगा और एनुलस को भी डैमेज करेगा, खुद भी डैमेज होगा। और बीच में दायरे नर्व्स भी गुजरनी है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया वर्टिब्री के, दोनों वर्टिब्री के बीच में नर्व्स भी गुजरी होती हैं, तो नर्व्स को भी कंप्रेस करेगा और जो है आपस में उनका स्पेस भी कम होगा, तो बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यही मेंशन है, वर्टिब्री जो है क्वेश्चन होते हैं बाय कार्टिलेजिनस रिंग, इनके बीच में कार्टिलेजिनस रिंग होता है जो कि इनको प्रोटेक्शन और शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, इनर यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, ये होगा आउटर और ये होगा इनर। आउटर है एनुलस, इंदर है न्यूक्लियस पल्पोसिस, और इनर पार्ट जो है न्यूक्लियस पल्पोसिस है, जेल लाइक मटीरियल प्रोट्यूड, मतलब बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद जो बीच में से नर्व्स गुजरे इनको भी कंप्रेस कर सकता है, और वही होगा कि जहाँ वो नर्व्स सप्लाई करी होगी वहाँ नमनेस, टिंगलिंग वगैरह सारी फील होगी, ठीक है भाई।